नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा, जहां पे आपको जेबीटी कमीशन साथ में एचपी पटवारी वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जा रही है, जो कि आपके सिलेबस का एक बड़ा पार्ट है और यहां से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके पहले मैं आपको टोटल 6 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। कल मैंने आपको पांचवें लेक्चर और साथ में छठे लेक्चर को प्रोवाइड किया था, जहां पे मैंने आपको संसद के बारे में बताया था, लोकसभा के बारे में बताया था, राज्यसभा के बारे में, साथ में मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल होती है यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है उसके बारे में सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताया था। उसके वहां पे हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी और देखा था कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आज यहाँ पे हम इसका पॉलिटिकल साइंस का क्लास 7 लेके आए हैं, जहां पे हम ये देखेंगे कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत हम भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि कह सकता हूं भारत की न्यायपालिका है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जहां हमें सुप्रीम कोर्ट पढ़ना होगा, हाई कोर्ट, साथ में आपके जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं हम उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे और बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन स्किप ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए जो कि आपको ना आए उसका आंसर। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से इस क्लास को देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ रही कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, कैसे हम यहाँ पे सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, मैंने पहले भी बता रखा है कि मैं सिलेबस को किस प्रकार से कंप्लीट करा रहा। आपका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट मतलब जो सिलेबस है काफी बड़ा है, तो एक एक करके प्रोवाइड कर रहा। तो इसमें मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, प्रियम्बल के बारे में पढ़ लिया है, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ लिया है, ड्यूटीज के बारे में पढ़ ली, डीपी स्पीच के बारे में पढ़ ली, इसके अलावा पार्लियामेंट एंड इट्स टू हाउसेज भी पढ़ लिया, साथ में प्राइम मिनिस्टर और एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ लिया। आज हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो याद रखिएगा, जुडिशरी एट द नेशनल लेवल, स्टेट एंड द लोकल लेवल। इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल लेवल का मतलब होता है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल लेवल का मतलब होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, यानी हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। स्टेट लेवल का मतलब होता है हाई कोर्ट, यानी हम बात करेंगे हाई कोर्ट की। इसके अलावा लोकल लेवल का मतलब जैसे आपको पता है कि जो आपका जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वो आ जाएगा आपका किसके थ्रू, वो आ जाएगा आपका लोकल के थ्रू। तो आप इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी बची हुई चीजों को आगे ऐसे ही एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस इसी प्रकार से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से सिलेबस को देख लिया और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कैसे इसको पढ़ना है। तो करते क्या है, एक एक करके शुरुआत करेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी चीजें, साथ में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आपको हाई कोर्ट के बारे में, फिर आपको यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारत में न्यायपालिका की संरचना, यानी कि कह सकता हूं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, इसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो याद रखिएगा, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे दो वर्ड समझिएगा, अभी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा क्या, एक वर्ड होता है क्या, एकीकृत। क्या होता है पहला वर्ड, वो होगा आपका एकीकृत, और दूसरा होता है क्या, स्वतंत्र प्रणाली। पहला वर्ड क्या होता है, पहला वर्ड होता है एकीकृत और दूसरा क्या होगा, तो याद रखिएगा दूसरे का मतलब होता है स्वतंत्र प्रणाली। तो आप ध्यान दीजिए क्या हुआ इसका मतलब, मैं आपको समझा रहा, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पे स्वतंत्र प्रणाली, एक और चीज यहाँ पे होता है, क्या होगा वो होगा आपका न्यायिक पुनरावलोकन। क्या होगा, एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। याद रखिए, एकीकृत का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है ना कि जो हमारे यहाँ पे कोर्ट पाए जाएंगे ना, जितने भी कोर्ट होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट दिख रहा, हाई कोर्ट दिख रहा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट दिख रहा, ये तीन जो आपको यहाँ पे कोर्ट दिख रहा, इंटीग्रेटेड एकीकृत का मतलब होता है ये एक दूसरे से ज्वाइन है। क्या है, एक दूसरे से ज्वाइंट है, यानी कि अगर सबसे हाईएस्ट पावर में कौन है, सबसे हाई पे रखा गया है, सबसे हाईएस्ट पावर या सबसे ज्यादा जिसके पास पावर है वो किसके पास है, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरी चीज, दूसरा है हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन सा आएगा, आपका आएगा हाई कोर्ट। इसके बाद क्या होगी, सबसे नीचे होगी आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ये क्या है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपका कोई मामला है, कोई आपका मुकदमा है, आप वहां पे उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट में लेके गए, वहां से आप संतुष्ट नहीं हुए, तो आप कहां जाओगे, सर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर आप वहां पे कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए,
तो आप कहाँ पे जाओगे, तो आपको पता है आप जाओगे किसमें, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। 3 आपके कोर्ट है, ये सबसे लोअर है और सबसे हायर कौन है, तो आपको याद रखना है सबसे हायर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो ये है क्या सर, ये एकीकृत है, यानी कि एक है, ये आपका इंटीग्रेटेड है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या है, तो याद रखिएगा इंटीग्रेटेड। अब एक चीज याद रखिए, 2 प्रकार की चीजें होती हैं, हर एक देश के अंदर अलग अलग टाइप के आपके न्यायपालिकाएं हो सकती हैं। 2 तरीके की होंगी, एक होता है एकीकृत और दूसरा होता है अनाकृत। यानी कि एकीकृत का मतलब होता है कि जहां पे जो जितने भी कोर्ट हो वो क्या हो, एक दूसरे से क्या हो, ज्वाइंट हो, क्या हो, ज्वाइंट हो। याद रखिएगा ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये है आपका क्या, ये नेशनल लेवल का है। क्या है, ये आपका नेशनल लेवल का है, इस बात को याद रखिएगा। हाई कोर्ट क्या है सर, तो आप याद रखिए ये आपका स्टेट लेवल का है। किस लेवल का है, स्टेट लेवल का। अगर बात करूं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, तो याद रखिए ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड, यानी कि ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 3 हो गए, नेशनल, स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे हाईएस्ट है सुप्रीम कोर्ट, दूसरे पे हाई कोर्ट, तीसरे पे है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो होता क्या है, कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 2 अलग अलग होते हैं, और होगा क्या कि वो एक दूसरे से ज्वाइंट है, जैसे कि भारत में। ऐसी हाई कोर्ट को हम कहेंगे, यानी इस प्रकार के सिस्टम को कहेंगे, याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड के नाम से जानते हैं, यानी कि एकीकृत है ये। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है ना, जैसे यूएस के अंदर हो गया, होगा क्या कि ये राज्य नेशनल लेवल पे अलग कोर्ट और स्टेट लेवल पे अलग कोर्ट, लेकिन होगा क्या, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होते हैं, इस बात को याद रखिए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के मामले को क्या करेगा, एक प्रकार से दोबारा से देख सकेगा, यानी एक बार दोबारा से उसका रिव्यू कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि भारत के संविधान, भारत का जो कोर्ट होता है ना, भारत के अंदर जो न्यायपालिका है वो इंटीग्रेटेड है, साथ में स्वतंत्र तो है ही। स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ, जैसे कई जगहों पे ये है, आपको आर्टिकल 50 में मैंने पढ़ाया था कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से आपके अलग होती है। तो वही आपको बोला कि वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, वो अपने न्याय को लेने के लिए, किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए क्या होती है, अकेले खुद में वो कह सकता हूं उसके पास उतनी पावर होती है। तो ध्यान दीजिएगा कैसा है, इंटीग्रेटेड है, स्वतंत्र है। इसके अलावा क्या बोला, न्यायपालिका को राष्ट्रीय स्तर पे क्या कहते हैं सर, सर्वोच्च न्यायालय। मैंने बताया नेशनल लेवल पे आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च का मतलब होता है सुप्रीम और न्यायालय का मतलब हो गया कोर्ट। राज्य स्तर पे क्या होगा, यानी स्टेट लेवल पे होगा आपका कौन सा, हाई कोर्ट। और स्थानीय मतलब कि लोकल लेवल पे क्या होगा, अधीनस्थ कोर्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। आगे क्या बोला, स्तरों पर विभाजित किया गया। 3 पार्ट मैंने आपको दिखाया, कौन कौन सा सर, यहाँ पे पहला सुप्रीम कोर्ट जो कि है नेशनल लेवल पे, दूसरा है हाई कोर्ट जो है आपका स्टेट लेवल पे, और तीसरा है सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। और क्या है, ये इंटीग्रेटेड है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है, आगे आपको दिख रहा होगा कि ये कहां कहां पाए जाते हैं, संविधान के कौन कौन से पार्ट में। तो आपको दिखेगा ये संविधान के कौन से पार्ट में पाए जाएंगे, तो आपको याद रखना है जो हमारा नेशनल लेवल होता है ना, जो हमारा नेशनल लेवल का कोर्ट होगा वो कहां पाया जाएगा, आपको याद रखना है ये जो नेशनल लेवल का कोर्ट है ये हमारे संविधान के पार्ट 5 में पाया जाएगा। कौन से में, याद रखिएगा पार्ट 5 में नेशनल लेवल का कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका किस में आएगा, वो आएगा आपका किसमें, पार्ट 5 में, इस बात को याद रखिए। बाकी बचे हुए जो आपके हैं 2, वो किस में आएंगे सर, तो आपको याद रखना है ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा कौन सा, स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आता है पार्ट 6 में। किस में आएगा, तो आपको याद रखना है ये आएगा आपका पार्ट 6 में, इस बात को याद रखिए। उम्मीद करता हूं यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। बाकी फिर हम इसको इरेज करते हैं साइड का, और भी यहाँ पे हम कुछ चीजें आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या वर्ड है और उसका क्या मतलब है मैं एक एक करके बता रहा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा अगर आप इन सारी चीजों को एक एक करके समझोगे नहीं तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया यहाँ पे कि आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे समझना है कि जो भाग 5 है मतलब कि ये किसके बारे में बात करेगा सर, ये बात करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि नेशनल लेवल का। और जो भाग 6 है वो आपका लोकल लेवल साथ में स्टेट लेवल के बारे में बात करता है, पूछा जाता है कौन से भाग में आता है। क्या बोला कि राष्ट्रीय स्तर पे यानी नेशनल लेवल पे सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान के भाग 5 में आता है, और ये कौन से आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 124 से लेकर के
147 तक कौन सा होता है सर, नेशनल लेवल वाला। यानी कि ये हो गया नेशनल लेवल। तो कितने से कितने सर, आर्टिकल कौन सा 124 से लेकर के 147 के बीच किसका अधिकार है, यानी कि इसमें किसके प्रावधान दिए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के, आपके नेशनल लेवल के। आपने ये चीजें समझ ली। इसके अलावा भाग 6 में आपका क्या आएगा, तो आपको भाग 6 में दिखेगा यहाँ पे क्या, स्टेट लेवल, यहाँ पे लोकल लेवल। और ये कितना है, 214 से 232, और अगला वाला है 233 से लेकर के 237। तो आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो कितना, तो याद रखिएगा 200 कितना 214 से लेकर के 232, और ये कितना है 233 से लेकर के 237। इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, तो आपको ये बातें याद रखनी है। कौन कौन सा, कि यहीं पे मैं आपको कई सारी चीजें इस चार्ट के थ्रू बता रहा। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो राष्ट्रीय लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है। जो हाई कोर्ट होता है वो आपका कह सकता हूं कि स्टेट लेवल पे होता है। इसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट पे होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड होता है, जो नेशनल होता है ना, नेशनल आएगा आपका पार्ट 4-5 में, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके थ्रू आएगा, तो पार्ट 6 के अंतर्गत आएगा। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल है 124 से लेकर के 147 है। इसके अलावा हाई कोर्ट का है 214 से लेकर के 232 तक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर 233 से लेकर के 234 37 है। तो आप इस बात को याद रखिए। तो उम्मीद कर रहा यहीं पे ज्यादा फोकस करना है, स्टार्टिंग में समझ में आ जाएगा, तो बाकी आगे की चीजें मैं आपको समझा दूंगा। तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। इसके अलावा यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गया। बोला कि इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 50 क्या बताता है, मैंने ऑलरेडी डीपीएसपी के अंदर पढ़ा दिया है। किसका पार्ट है सर, पार्ट 4 का है, डीपीएसपी से रिलेटेड है। आर्टिकल 50 मैंने पढ़ाया था। तो क्या बोला, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बताता है कि जो हमारा न्यायपालिका होगा करेगा क्या, न्यायपालिका हमारा कह सकता हूं कार्यपालिका से आपका अलग होगा। तो इस बात को याद रखिए। नोट में करके इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है क्या, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन वाला काम है ये कहाँ से किया जाता है, ये लिया गया है हमारा यूएसए से। और एकीकृत का मतलब सर, एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड, और वो लिया गया आपका यूके से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है सर, कि अगर जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, इसका मतलब होता है ना कि जैसे एक कोर्ट के किए गए फैसले को दूसरा वाला देख ले, इसको ये मतलब कि उसको जांच कर सकता है, इस तरीके की चीजें। तो उम्मीद कर रहा है ये सारी चीजें, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, पहली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी उम्मीद कर रहा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा, एक एक करके यहीं पे ये चीजें आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिलेंगी। आप इसको भी मैं समझा दे रहा ताकि इंग्लिश मीडियम के जो भी हो उनको कोई दिक्कत ना आए। बोला इंडिया हैज द इंटीग्रेटेड एंड द इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, यानी कि इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया कि वो एकीकृत है, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र है। इसके अलावा जब द जुडिशरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, नेशनल लेवल जिसमें सुप्रीम कोर्ट आएगा, स्टेट लेवल हाई कोर्ट आएगा, लोकल लेवल सर सब ऑर्डिनेट कोर्ट आएगा। पार्ट 5 में सर नेशनल लेवल की बात करेगा, पार्ट 6 में सर स्टेट लेवल की बात करेगा, और नेशनल लेवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और साथ में यहाँ पे बोला कवर्ड अंडर द पार्ट ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। ये सारी चीजें आर्टिकल का तो बता रहा कि ये जो नेशनल लेवल का जो कोर्ट है उसका आर्टिकल है 124 से 147। इसके अलावा यहाँ पे आपका स्टेट लेवल वाला जो है, स्टेट लेवल पे बता रहा कि आपका क्या है सर, हाई कोर्ट है। इसके अलावा कवर्ड पार्ट 6 कौन से आर्टिकल्स हैं सर, 214 टू 232। लोकल लेवल में सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाएंगे। इसके अलावा पार्ट 6 में है। इसके अलावा आर्टिकल 233 से 237 है। आर्टिकल 50 के बारे में बता रखा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये कार्यपालिका से अलग होती है, कौन, हमारी न्यायपालिका। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बोला कि जुडिशियल रिव्यू किसके थ्रू लिया गया सर, यूएसए से, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम लिया गया हमारा यूके से। इस बात को याद रखिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताया था, वो भी आपका यूके से लिया गया है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक एक करके इनको पढ़ लीजिए। आगे है क्या बोला, कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा।
यहाँ से आपसे कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिए। याद रखिएगा, जो भारत में सबसे पहले एक कोर्ट बनी थी, कहाँ पे सर? कोलकाता में, जो कि ब्रिटिश के टाइम पे था 1774 में, इसको याद रखिए। और भारत के अंदर सबसे पहली जो हाई कोर्ट बनी थी वो 1862 में बनी थी। कब? 1862 में आपकी ये हाई कोर्ट आपकी बनी थी, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा 1866 में क्या बना था? इलाहाबाद के अंदर आपका हाई कोर्ट बना था। और 62 में बंबई, मद्रास, कलकत्ता, यहाँ कुछ जगहों पे आपका क्या बन गया था? हाई कोर्ट बन गया था। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बताएंगे इस पे। और आगे क्या आपसे बोल रहा? बोला कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ चीजें दिख रही हैं, हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी फिर आगे बताएंगे कि इसमें और क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है कि भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। मैंने क्या बताया कि जो आपका आर्टिकल 124 से 147 है, ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये आपका आर्टिकल मतलब कि भाग 5 में पाया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरी चीज, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो याद रखिएगा टोटल 34 आपके यहाँ पे न्यायाधीश होते हैं। याद रखिए, जब स्टार्टिंग में हुआ क्या था, याद रखिएगा, जब स्टार्टिंग में हमारा संविधान बना था, तो उस टाइम पे ये जो स्टार्टिंग में टोटल 8 मेंबर हुआ करते थे। कितने? तो याद रखिएगा 8 मेंबर, जिसमें एक क्या होते थे सर? मुख्य न्यायाधीश। क्या होंगे? एक आपके मेन यहाँ पे कह सकते हैं सीजीआई होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। कौन? एक यहाँ पे होंगे मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, एक होंगे मुख्य न्यायाधीश, और साथ में 7 लोग और होंगे जो क्या करेंगे, इनकी मदद के लिए होंगे, और वो भी क्या होंगे? 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। तो एक हो जाएंगे मुख्य, और 7 क्या हो गए आपके अलग। लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजेस होते गए, कभी 8 से बढ़ के 14 हो गए, फिर आपका आगे धीरे धीरे बढ़ते गए। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो कितने हो गए सर? 8 थे स्टार्टिंग में, अभी फिलहाल में कितने हैं याद रखना है सर? 34 है। कितने? 34 है। और एक चीज और, 34 में एक आपका मुख्य न्यायाधीश और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, इस बात को याद रखिएगा। आगे क्या है? मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी सर? 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के, अब इस चीज को याद रखिएगा कैसे होता है, मैं बता रहा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति हमारे करते हैं। कैसे करते हैं? आपको ध्यान देना है कि भारत में जो न्यायाधीश जो मुख्य वाले होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन उनको नियुक्त करेगा? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो अन्य न्यायाधीश है वो क्या करेंगे? जब मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पे घोषणा होने वाली रहेगी, तो वो राष्ट्रपति साथ में मुख्य न्यायाधीश आपस में मिलेंगे और मिल करके चर्चा करके तब किसी को आपका बनाते हैं। दूसरी चीज, जो इनका कार्यकाल होता है ना, जो इनका क्या है, जो इनका कार्यकाल है मुख्य न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट के, याद रखिएगा इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। हमारे संविधान में नहीं लिखा है, इसका कोई फिक्स नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। नॉन फिक्स है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सर ये जो 7 अन्य न्यायाधीश, यानी कि अभी फिलहाल में तो 33 है, इनकी गणना कैसे गणना नहीं, याद रखिए इनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो आपको ये बातें ध्यान देनी है कि इनको कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाएगा कि जो राष्ट्रपति होंगे साथ में मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये लोग आपस में विचार करके परामर्श करके क्या करेंगे, मुख्य यहाँ पे बचे हुए न्यायाधीशों की क्या करेंगे, यहाँ पे नियुक्ति करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, कैसे होता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, मैं आपको बता दे रहा एक एक करके देखिएगा, जस्ट एक मिनट। तो रुकिए, मैं इसके बारे में और भी चीजें आपको बताऊंगा। तो क्या आगे आपसे पूछ रहा, आपसे यहाँ पे बता रहा कि आपने क्या पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा। यही चीजें आगे आपको लिखी हुई इंग्लिश में मिल जाएंगी। बोला कि द सुप्रीम कोर्ट इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्ट ऑफ 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला आर्टिकल 124 टू 147 डील विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में बात करा कि स्थापना होता है
इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुरिडिक्शन पावर एंड द प्रोसीजर के बारे में बात करेगा कौन, 124 से 147 के बीच में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बोला कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है सर, 34 जजेस, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एंड द 33 अदर जजेस। एंड बोला ओरिजिनली इट स्ट्रेंथ 8 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेस। सेम चीजें वही जो मैंने आपको समझाया वही दोबारा से। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको क्या पढ़ना है, यानी आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया। कितने, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे आपके किसके द्वारा सेलेक्ट किए गए सर, आपके हो गए राष्ट्रपति के। कब तक रहेंगे, कोई उसका फिक्स लिमिट नहीं है। होता क्या 65, वो तब तक रहेगा जब तक उसका मन है। साथ में कभी कभी राष्ट्रपति जब उसको हटाएगा ना तब वो हट सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी हमें क्या इसमें बोल रहा कि उच्चतम न्यायालय क्या न्यायाधीश बनने के लिए क्या जरूरी है, यानी कि कह सकता हूं कि यहाँ पे ये उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या सर, सुप्रीम कोर्ट का अगर आप किसी को सुप्रीम कोर्ट का क्या करना हो, सुप्रीम कोर्ट का किसी को जज बनना है तो वो क्या, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज यानी कि आपका कह सकता हूं न्यायाधीश बन जाएगा। कैसे बनेगा सर, उसको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला पॉइंट है, उसको भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, वो हमारे देश का सिटीजन होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी चीज, उच्च न्यायालय मतलब कि उच्च न्यायालय मतलब सर तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मतलब याद रखिएगा, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। क्या बोल रहा है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का बनना है ना तो आपको करना क्या होगा, हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना जरूरी है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज तभी बनेगा जब तक वो किसी न किसी हाई कोर्ट के अंदर 5 सालों तक काम किया रहेगा। एज अ क्या, एज अ जज अगर काम किया है तो याद रखिएगा वो सुप्रीम कोर्ट का बन सकेगा, ये उसके लिए जरूरी है, इस बात को याद रखिए। बोला कि उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर के क्या 10 वर्षों तक वकील होना चाहिए, यानी कि 5 वर्ष जज और 10 वर्ष आपका वकील होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बोला कि राष्ट्रपति के मत से उसे क्या किया जाएगा, सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, यानी कि अगर उस पे जैसे मैंने क्या बोला कि उसमें जो हाई कोर्ट के अंदर भी जो न्यायाधीश होते हैं उसको कौन करता है नियुक्त, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो होगा क्या, राज्यपाल की परामर्श पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रपति वहां करेगा, तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसी क्वालिफिकेशन उसके पास है तो याद रखिए वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का बन सकता है जज। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का क्या है, उल्लेख नहीं है, इस बात को मैंने पहले ही बता दिया, और इसका कार्यकाल भी तय नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो मैंने समझाया वही आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्या बोला, टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या होना चाहिए सर, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो होगा उसको 5 साल कम से कम एज अ जज काम करना किया होना चाहिए, कहाँ पे, हाई कोर्ट के अंदर। ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे क्या बोला, जज होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद कर रहा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड चीजें समझ में आई होंगी। ये कुछ पावर है सुप्रीम कोर्ट के जज की, आप इसको देख लीजिएगा, क्या जज काम करता है सुप्रीम कोर्ट वाला, बाकी हाई कोर्ट वाला क्या करेगा वो भी बताया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वाला क्या करेगा वो भी बताया जाएगा। तो क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा ना उसकी शक्ति कौन कौन सी होती है, तो याद रखिएगा, अगर मूल अधिकार का हनन किया जा रहा ना, मूल अधिकार का क्या किया जा रहा, हनन किया जा रहा राज्य के द्वारा, तो क्या करेगा वो उसको संभालता है, या फिर उसको एक प्रकार से कह सकता हूं उस पे वो अधिकार देगा, या फिर वो किसी भी प्रकार का निर्णय लेगा। दूसरी चीज है अपीली, मतलब कि उच्चतम न्यायालय से जो अपील आएगी, मतलब कि आप अगर जैसे मैं ये कहूं कि उच्चतम न्यायालय में आप किसी फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आप कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में, तो उस चीज को ये सुनने का काम करेगा। तीसरा है परामर्श, राष्ट्रपति को ये क्या देगा सर, सलाह देगा, यानी कि राष्ट्रपति भी उसको सलाह दे सकता है या राष्ट्रपति को वो भी दे सकता है, इस बात को ध्यान दीजिए। आगे बोला रीट पास करता है, मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि रीट पास होंगे, जो कि कौन करता है सर, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वही चीजें आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई मिलेंगी, इस बात को पढ़िएगा, और जहां पे नहीं समझ में आएगा आप पूछिएगा, मैं बता दूंगा। आगे क्या बोल रहा,
आगे बोला कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, हम उसको देख लेते हैं क्योंकि आर्टिकल से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस बात को याद रखिए। क्या बोल रहा कि आर्टिकल 124 क्या बता रहा, 124 से 147 होता है, जिसमें 100 जो 24 है वो क्या बात करेगा, तो याद रखिएगा 124 बात करेगा किसकी, कि भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे होगी, या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्या है और गठन के बारे में बात करेगा। बट 32 क्या करता है, मैंने बताया कि ये रिट को पास करने का काम होता है, उल्लंघन कोई किया तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। 131 क्या बात करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र, मतलब कि बताता है कि कहां कहां पे ये कार्य करेगा, इस चीज को याद रखिए। 136 क्या बताता है, अपील के लिए विशेष अनुमति, यानी कि एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो याद रखिए उससे पहले ही आपको एक प्रकार की अपील कह सकता हूं कि दायर करनी पड़ेगी, इस चीज को याद रखिए। 141 क्या बताएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 141 क्या कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी फैसले को ले लिया तो याद रखिएगा भारत का जितना भी न्यायालय है, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, सबको ये मानना नेसेसरी होता है, ये आपका जरूरी होता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। 124 होते तो कई है, बट अभी फिलहाल में इंपॉर्टेंट याद रखना है 124, 131, 32, 36 और आपका 41, इतनी चीजें ध्यान दीजिएगा। आगे क्या आपको वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी, मैं इसको बता दे रहा। बोल रहा क्या कि 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 32 राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें रेट के बारे में बात की जाती है। 131 किसकी बात करता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिस्पाइट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील, यानी कि पहले से ही आपको करना पड़ेगा। 141 क्या कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ को डिक्लेयर करेगा सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा। 143 क्या बोलता है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन, मतलब सलाह वाला काम को 143 वाला बताता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारी चीजें पढ़ ली कि सुप्रीम कोर्ट किस पार्ट में आता है, कैसे काम होता है, न्यायाधीश कैसे बनते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो जाता है। अब क्या आएगा आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को भी पढ़ लेंगे। बाकी आपका कह सकते हैं कि वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला है उतना उससे कुछ बनता नहीं है क्वेश्चंस, तो उसको थोड़ा सा देख के फिर हम क्या करेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी सी डेली सी क्लास ये आज ज्यादा होने वाली है क्योंकि इसमें जो है कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा है। जस्ट एक मिनट, मैं अभी आपको ये चीजें बता रहा। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में, तो बोला कि भारत में हाई कोर्ट संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ था। तब कलकत्ता, बंबई, मद्रास और कहा, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट थे। 1866 में भारत के अंदर चौथा हाई कोर्ट बनता है, जो कि आपका कहाँ होता है, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, वो आपका इलाहाबाद के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। बोला कि भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ध्यान दीजिएगा, हर एक ऐसा है कि हर एक जो इतने भी स्टेट हैं सब में क्या होंगे, अपने अपने हाई कोर्ट होंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 7वां संविधान जो संशोधन अधिनियम आया 1956 में, इसमें संसद को ये अधिकार दिया गया कि अगर संसद चाहे तो क्या करेगी, 2 या अधिक राज्यों का एक ही कॉमन क्या बना देगा, हाई कोर्ट बना देगा, इस बात को याद रखिएगा। तो क्या बोला, संसद को अधिकार दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक क्या करेगा, उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कौन से संशोधन अधिनियम में आया, 7वें में। आगे याद रखिएगा वर्तमान में कितने इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है सर, टोटल 25। उनमें से केवल 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक है। इसके अलावा 8 संघ शासित क्षेत्रों में केवल एक में है सर, याद रखिएगा दिल्ली के अंदर, आपका यूटीज के अंदर केवल दिल्ली में हाई कोर्ट है 1966 से। संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए एक उच्च न्यायालय है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, एक एक करके इसको याद रखिए। आगे आगे लिखी हुई आपको यही सारी चीजें दोबारा से मिल जाएंगी, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से आराम से पढ़ लीजिएगा
ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो आप लोग। तो याद रखिए इस तरीके से ये आपका हाई कोर्ट के बारे में हमने कुछ चीजें जान ली। इंपॉर्टेंट क्या क्या है सर? हाई इंपॉर्टेंट ये है कि सर 25 हाई कोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा सर अभी फिलहाल में है, इसके अलावा सर कहाँ पे पाया जाएगा? तो याद रखिएगा दिल्ली के अंदर पाया जाएगा। इसके अलावा बात करूं सर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अंदर ये पाया जाएगा। ये चीजें ध्यान दीजिएगा। 7वां जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में, इसको ध्यान देना है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें जैसे कि ये 1866 में फोर्थ हाई कोर्ट बना। 1862 में आपका क्या हुआ था? 4 ये आपके हाई कोर्ट कहाँ गए? हाँ 3 ये कलकत्ता, बंबई और आपके मद्रास बने थे। तो इस बात को याद रखिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो याद रखिएगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा सर? राष्ट्रपति करेगा, मुख्य न्यायाधीश करेगा। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श के बाद वो की जाती है। बेसिकली राष्ट्रपति करवाते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के द्वारा की जाएगी। इसको याद रखिएगा। राज्यपाल की इसमें भूमिका आपकी आ जाती है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा कि न्यायाधीशों के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष से क्या होना चाहिए? अधिवक्ता होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। अधिवक्ता मतलब क्या होना चाहिए? वो एडवोकेट होना चाहिए। आगे क्या बोला? इसका कार्यकाल क्या है सर? कार्यकाल तो इसका भी आपका निर्धारित नहीं है। इसको याद रखिएगा। अगर उसकी आयु क्या हो जाती है 62 वर्ष तो वो अपने आप हट जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के न्यायाधीश ले सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वो आपका अंतिम होता है। राष्ट्रपति को त्याग दे सकता है, संसद की सिफारिश पे राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के जब क्या होगा, कोई जैसे कि हो गए कोई हाई कोर्ट के जज, अगर वो क्या बन गए सुप्रीम कोर्ट वाले, तो वहां पे भी वो हट जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, सारी चीजें यही आपको दोबारा से लिखी हुई मिल जाएंगी, इसको पढ़ लीजिएगा। बोला प्रमुख कार्य सर जिला न्यायालयों की निगरानी करना, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका निगरानी करना, रिट जारी करना, अपील सुनना। याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ आर्टिकल है सर 214 है स्टैब्लिश करता है, 124 वहां पे भी। 215 बोलता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्या बात करता है सर? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है सर? कि हाई कोर्ट जो भी निर्णय लेगी किसी भी मुकदमे पे, उसका क्या होगा? एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसको माना जाएगा। चाहे जब उसको खोला जाए उसको एक प्रकार से उस रिकॉर्ड को रखा जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा और सब लोग मानेंगे भी उसको। आगे बोला 217 में सर अपॉइंटमेंट ऑफ जज, 226 में रीट पावर, 32 में भी है, 26 में भी याद रखिए। 227 में कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, 231 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि आगे आपका क्या पूछ रहा। तो याद रखिएगा अब यहाँ पे हाई जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, इसीलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, इनसे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू बन रहा है उस एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो भी चीज हमने यहाँ पे पढ़ी वो सारी आपकी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में वर्णित है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने क्या पढ़ा कि जो नेशनल लेवल का, मैंने क्या बताया कि जो आपका नेशनल लेवल का जो स्टेट हो, नेशनल लेवल का जो कोर्ट होगा वो क्या होगा? नेशनल लेवल का कोर्ट होगा हमारा कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। और ये किस पार्ट में आएगा? तो आपको याद रखना है ये पार्ट 5 में आता है। कौन से? पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक के बीच में ये आपका आता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? आर्टिकल नंबर, आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या बोला, अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 किससे संबंधित है? तो आपको अभी मैंने बताया ये किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? तो मैंने बताया कि जो स्टार्टिंग में मूलतः थे, स्टार्टिंग में कौन थे? स्टार्टिंग में जो लोग थे वो कितने थे? टोटल 8 थे।
जिसमें एक क्या थे, मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, दूसरे क्या और कितने थे सर, 7 अलग थे। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें चेंजेस होते गए, टाइम टू टाइम 30 कितने हो गए सर, 34 हो गए। कितने 4 हो गए, 34। 1 + 33 आपके हो जाते हैं। तो आंसर नंबर सी वाला इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपने देखा कि इसका हो जाएगा बी, और इस वाले का, पहले वाले का आपने देखा सी। तो उम्मीद करता हूँ 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, तो सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, मैंने बताया टोटल 8 थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखिएगा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, बोला कि मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में। मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट से यहाँ पे अगर किसी प्रकार का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, जो कि किसके थ्रू जाएंगे, तो याद रखिएगा आप जाओगे आर्टिकल 32, क्योंकि उसमें आपका रेमेडीज के बारे में अलग अलग बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, 32, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 32 के द्वारा आप जा सकते हो। आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा, बोला कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अभी ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आपने देखा इसमें कि जो आपका आर्टिकल 31 है वो क्या बात करता है, मूल क्षेत्राधिकार का, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो याद रखिएगा कहाँ पे हमने इसको पढ़ाया था, जस्ट 1 मिनट, सारे आर्टिकल्स को मैं आपको बता दे रहा, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा कि ये आर्टिकल कहाँ से है, तो आप इसको देख लीजिएगा। हाँ यहाँ पे 1 मिनट मैं दिखा रहा, हाँ यहाँ पे आपने देखा क्या, मूल क्षेत्राधिकार, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, आर्टिकल 131 बात करता है। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 131। कहाँ पे सही है, तो इसको देखिएगा, आपका ये सही हो जाता है 131। ऑप्शन नंबर बी इसका 7वें का करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है, फिर से वहीं पे आपको देखना पड़ेगा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो आर्टिकल 141 होता है वो बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ भी कानून लागू किया जाए वो क्या होगा, वो सारी गवर्नमेंट, सारे न्यायालयों को मानना पड़ेगा। फिर से देखिएगा कौन से पे, यहाँ पे सारी चीजें आपको यहीं पे, इसीलिए मैंने लिख के दे दी लास्ट में ताकि आप इसको देखो, और यहाँ पे इसका बिल्कुल किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना है। जस्ट 1 मिनट मैं आपको दिखा दे रहा, ये रहा ना, मैंने बताया था यहाँ पे 141, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पे क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका कौन सा आंसर सही हो जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर कौन से का, क्वेश्चन नंबर 8वें का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा, इस चीज को याद रखिए। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद से ले सकता है। तो आपने देखा कि 143 के थ्रू ले लेगा, तो 9वें का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। देख रहे हैं कि आर्टिकल से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन किस देश से लिया गया है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू किससे लिया गया है, तो आपको मैंने बताया यूएसए से लिया गया, जबकि इंटीग्रेटेड किससे लिया गया, आपका वो लिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को कौन से पार्ट में रखा गया, सर ऑप्शन नंबर बी पार्ट 6 में रखा गया, 11 का हो जाता है क्या, बी। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में है, यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उम्मीद कर रहा सब क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने थ्योरी पढ़ ली तो आप ये सारे आंसर कर पाओगे। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किसमें है सर, तो आपने देखा कि उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के थ्रू करेगा, सर्वोच्च न्यायालय आपका 32 के थ्रू करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 13 का हो जाता है सी, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया। तो याद रखिएगा सी वाला आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा,
उच्च न्यायालय का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? तो आपको ध्यान देना है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 215 में रखा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दो। 14 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 14 नंबर का बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होगा, ये कौन बताता है? क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा? तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका आर्टिकल 227 है, आपने कहा देखा सर? यहाँ पे जब मैंने आपको क्या पढ़ाया, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाया, तो मैंने यहीं पे बताया कि जो 227 है, क्या लिखा है? कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे किसका होगा? हाई कोर्ट इस पे नियंत्रण रखेगा, किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 227 के थ्रू। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 227। तो कौन सा आंसर हो जाता है? 227, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है? बोला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मैंने बताया कि राष्ट्रपति करेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, उसमें याद रखिएगा राज्यपाल का परामर्श होता है, सलाह होती है, एडवाइस होती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हुए। यहाँ पे क्या बोल रहा कि सर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो आयु होती है वो कितनी होती है सर? फिक्स, तो याद रखिएगा उल्लेखित नहीं है, नॉट मेंशन्ड है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनावृत्ति आयु क्या है, यानी रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट? मैंने बताया 62। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या बोला? भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो मैंने बताया कि 1862 में क्या हुआ था? भारत के अंदर फर्स्ट हाई कोर्ट आपका बना था। कहाँ देखा था सर? इस टाइम 3 बने थे, बंबई, मद्रास और आपका कलकत्ता में। तो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, कहाँ? जस्ट 1 मिनट मैं आपको दिखा दे रहा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास, तो इसको याद रखिए। 1866 में आपका कहाँ पे? सर इलाहाबाद के अंदर हुआ था, प्रयागराज के अंदर हुआ था। तो कौन सा आंसर हो जाता है यहाँ पे सर? कौन सा? 1862, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या बोला? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कब स्थापना हुई सर? 1866 में, ऑप्शन नंबर इसका जो सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में एकीकृत इंटीग्रेटेड कहाँ से लिया गया सर? यूके से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने थ्योरी में पढ़ा, आर्टिकल 50 है, मैंने बताया कि इसमें सर जो न्यायपालिका है ना, उसको एक प्रकार से स्वतंत्रता दी जाती है कार्यपालिका से अलग होकर के काम करने के लिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। इसके बाद आगे क्या क्वेश्चन पूछा? 23 वाला, 2 या 2 से अधिक राज्यों की साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस संशोधन से की गई? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया कि संसद को ये अधिकार होता है कि वो क्या करेगी? 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक कॉमन क्या बना देगी? हाई कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। इसके आगे एक और क्वेश्चन है आपका, क्या कि किस संघ शक्ति शासित क्षेत्र का अपना हाई कोर्ट है? तो आपने देखा दिल्ली के पास आपका खुद का हाई कोर्ट होता है। यहाँ पे टोटल इससे 25 क्वेश्चन थे, बाकी थ्योरीज मैंने आपको करा दी, इंपॉर्टेंट था। मैंने ज्यादा इसमें और भी ज्यादा चीजों को एडवांस ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको। इतनी चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो याद रखिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई अलग सा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो आज आपको केवल एक ही वीडियो मिलेगी, बाकी फिर मैं आपको आगे ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूंगा। तो उम्मीद कर रहा है ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, इसको शेयर करके हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए यहाँ पे जो भी चीजें लेके आ रहे हैं इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।